उस समय मैं बेरोज़गार था तो मेरी कोई खुद की पहचान नहीं थी। मैं मेरे पिताजी के नाम से जाना जाता था, आज भी जाना जाता हूँ, हमेशा जाना चाहूँगा। लेकिन आज कुछ लोगों की नज़र में मैं कलेक्टर हूँ। पढ़ाई और फ़ोन मैं तो अपने इनको दुश्मन मानता हूँ। जब ज़रूरत है तब आप यूट्यूब से क्लास देखी, फ़ोन को फ्लाइट मोड में ठोको, रूम पे डाल दो। एक अच्छा दोस्त आपको इमोशनल हर तरीक़े का सपोर्ट देता है। वो जब असफल होते हो तो मेरा दोस्त मेरे घर पर आता था, 7-7 दिन मेरे घर रुकता था और मुझे इमोशनल सपोर्ट देता था। शायद ही अभी 3-4-2 साल ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद जैसी सर्विस है उसके अकॉर्डिंग आगे को सब मेरे सीनियर है, मेरे दोस्त है, फैमिली है, सबसे कंसल्ट करके उसके बाद ही निर्णय लूँगा। किसी भी हिंदू धर्म के किसी भी वेद ग्रंथ में उपनिषद में आरण्यक में कहीं नहीं लिखा है कि मृत्यु भोज करो, क्योंकि मृत्यु भोज को सक्षम आदमी कर सकता है, लेकिन जो गरीब है उसको फिर लोकल इलाज से करना पड़ता है। देखो कॉन्फिडेंस उसी दिन से था जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेडिकल ही होना बाकी था। 10 फरवरी को इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होते ही मैंने बाहर आया और फ़ोन वापस यूपीएससी के बाद डेस्क में जमा होते मैंने लिए और मैंने क्योंकि मुझे पता था मेरे पापा घर पे प्रोग्राम चल रहा था, अभी बिजी है। मैंने मेरे भाइयों को फ़ोन किया, मैसेज किया, मैंने कहा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, रिजल्ट की चिंता ही नहीं करनी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो इन राजस्थान के टीलों और रेगिस्तानी धोरों से निकलकर आज उन्होंने एक ऐसी सफलता हासिल की है जिसकी चर्चाओं की गूंज चारों तरफ है। और हमारे साथ है सुखराम जी भूंकर, जिन्होंने देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित जो परीक्षा है यूपीएससी क्रैक किया है और उन्होंने जो 448 जो रैंक है वो हासिल की है। आज हमारे साथ हैं, इन्हीं से ही बातचीत करेंगे। इनका जो परिश्रम का पूरा सफ़र रहा है वो किस तरीके का रहा है। सबसे पहले तो आपको बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि इतना बड़ा सपना जो इस सामान्य परिवार, किसान परिवार का बेटा हालांकि कोई नहीं देखता है, और जो सपना आपने देखा और वो सफल भी किया, कैसे आखिर? 10वीं में जब मेरिट में आया था तब सब कुछ बोलते कि मेरिट में आया था कलेक्टर बनेगा, तो मैंने सोचा क्या पता ट्राई कर लेंगे। तो उसी के बाद से लगन तो थी ही, लेकिन फिर माँ बाप की मेहनत इतनी ज़्यादा थी कि मुझे सोचा कि इतनी मेहनत है तो कुछ बेहतर करना चाहिए। जब जयपुर गया और दोस्तों का सहयोग कुछ मिला, कुछ इधर उधर भटका, जाना, यूट्यूब से गूगल से जानकारी ली, तो जब देखा कि आईएएस की परीक्षा भी होती है, फिर धीरे धीरे जुड़ता गया और 2021, 22, 23, 24 का सफ़र पार करते हुए 25 में मैं इस बार मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। एक किसान परिवार से आते हो, यहाँ से आपने जैसे कि बताया 10वीं से निकले, फिर जयपुर गए। किस तरीके का पूरा सफ़र कितने साल का रहा? कब से आपने तैयारी शुरू की थी? तैयारी मैं बीए सेकंड ईयर में था 2019 में, तब मैंने तैयारी शुरू की थी और 2021 तक मैंने कंटिन्यू तैयारी की। और उसके बाद मैं घर पर शिफ्ट हो गया था, जयपुर में मेरा मन नहीं लगा था। फिर मैंने 1.5 साल घर पे तैयारी की, फिर यहाँ से घर से मैंने आईएएस का प्रीलिम्स 2022 का पास किया था। फिर उसको वापस मैं जयपुर गया, फिर वापस घर आया, फिर जयपुर घर, ऐसे कुछ यात्रा चलती रही। और अंत में अभी मैं रिजल्ट के टाइम दिल्ली था और रिजल्ट फाइनली दिल्ली से मिला मुझे। फिर मैं वापस कल दोपहर को मैं जोधपुर एयरपोर्ट उतरा था और आज मैं मेरे इसी मरुधरा पर वापस आया हूँ जहाँ से मैंने ये यात्रा या ये सपना इसी स्कूल से देखा था, उसी स्कूल में आज मैं वापस आया। 22 तारीख को आपका रिज़ल्ट आया, उससे पहले भी आप अपने गांव में आते थे। अब जब 22 तारीख के बाद गांव में आए हो, किस तरीके का प्रभाव पड़ा है? गांव में बात करें, शहर में बात करें, आपके समाज में बात करें। उस समय मैं बेरोज़गार था तो मेरी कोई खुद की पहचान नहीं थी। मैं मेरे पिताजी के नाम से जाना जाता था, आज भी जाना जाता हूँ, हमेशा जाना चाहूँगा। लेकिन आज कुछ लोगों की नज़र में मैं कलेक्टर हूँ, लेकिन आज भी मैं उग्राराम जी का ही बेटा हूँ, कलेक्टर भले ही हूँ। तो आज भी मेरी पहचान, मूल पहचान वही है, भले ही लोग मुझे कलेक्टर से नाम से जानते हैं या फिर जो भी होगा, लेकिन गांव ने मुझे बहुत सम्मान दिया। आज मुझे सच में महसूस हुआ कि इस गांव को वापस लौटाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के स्कूलों में मैं जाऊँगा, बच्चों को गाइड करूँगा, बच्चों को शुरू से ही मैं ऐसे गाइडेंस दूँगा ताकि हम आने वाले 10-15 साल में इस गांव में और भी आईएएस आरएएस निकाल सकें। आप एक किसान परिवार से आते हो, आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहाँ से निकली, और जो आपका बचपन है वो किन चुनौतियों से भरा हुआ निकला? देखो, गांव का बच्चा है तो बचपन तो सबका चुनौतियों भरा ही होता है। वो गांव का नाम ही चुनौतियां हैं। और मेरी स्कूली एजुकेशन पूरी मेरे गांव में ही हुई है और सरस्वती विद्या मंदिर से मैंने 12th पास किया है। उसके बाद मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के राजस्थान कॉलेज से बीए किया है।
मतलब आप शुरुआत से ही ऐसे होशियार थे या बाद में, मतलब ऐसा होता है कि कोई बच्चा 12th से पहले इतना होशियार नहीं होता, बाद में वो दृढ़ संकल्प बना लेता है कि मुझे क्रैक करनी है यूपीएससी वगैरह? नहीं, मेरी जर्नी में उतार चढ़ाव थे। मैं शुरू में 7th 8th क्लास तक इतना सीरियस नहीं था। सीरियस था मतलब इतना सीरियस नहीं था। 8th के बाद मैंने थोड़ा पढ़ना ज़्यादा शुरू किया। फिर 10th में मैं मेरिट में भी आया। 11 12 मैंने अच्छे से पास किया। फिर ग्रेजुएशन किया तो मैंने सेल्फ स्टडी की। तो फिर मुझे लगा था कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ। तो मिली-जुली कहानी, ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ब्रिलियंट कैंडिडेट हूँ, मेरे से बेहतर कोई नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल बैक बेंचर या फिर वो इस एकदम ठोठ स्टूडेंट था। जैसा कि आपने भाषण में भी कहा था कि बहुत से बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं के बाद कोचिंग में जाते हैं, वहाँ से तैयारियाँ करते हैं, और आपने सेल्फ स्टडी की है। किस तरीके से, क्या कैसे करते थे? सेल्फ स्टडी शुरू में गाइडेंस में दिक्कत आती है, तो आप सेल्फ स्टडी से करते हैं तो आपको 1 साल तो यूँ ही लग जाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मेरा 2019 का साल तो यूँ ही चला गया। फिर 2020 से धीरे धीरे तैयारियाँ शुरू हुई, कोरोना आ गया, चुनौतियाँ भी आई। फिर धीरे धीरे चीज़ें जानकारी मिलती रही, फिर अटैम्प्ट दिया तो अनुभव बढ़ता गया। फिर सेकंड अटैम्प्ट दिया, थर्ड दिया, फोर्थ दिया, तब इतना अनुभव अच्छा था कि इस बार रिजल्ट की बेहतर उम्मीद थी और वो रिजल्ट आया भी। परिवार, आपके माता पिता के सिवा और किनका जो सपोर्ट है सबसे ज़्यादा आपको मिला? मेरे परिवार का सपोर्ट तो मैं बयां ही नहीं कर सकता। शब्द ही नहीं है किसी के मेरे पास नहीं है। शायद किसी डिक्शनरी में भी शब्द नहीं होते होंगे। उसके अलावा मेरे दोस्त, उन्होंने मेरे परिवार जैसे है वे मेरे दोस्त, जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया। मैं उनका इतना शुक्रगुजार हूँ कि मेरे फैमिली का जितना शुक्रगुजार हूँ उसके बराबर ही मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि एक अच्छा दोस्त आपको इमोशनल हर तरीका सपोर्ट देता है। वो जब असफल होते हो तो मेरा दोस्त मेरे घर पर आता था, 7-7 दिन मेरे घर रुकता था और मुझे इमोशनल सपोर्ट देता था कि तुम बेटर करेगा। वैसे मेरे जीवन में 2-3 बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका योगदान अमूल्य है, मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, जो आपने पहले भी चर्चा की थी, आपका जो वीडियो रिजल्ट आने से 22 तारीख का, उससे पहले का, वो मैंने भी देखा। आपको अंदर कॉन्फिडेंट था कि इस बार तो पक्का क्लियर कर ही जाऊँगा? देखो, कॉन्फिडेंस उसी दिन से था जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था। मेडिकल ही होना बाकी था। 10 फरवरी को इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होते ही मैंने बाहर आया और फ़ोन वापस यूपीएससी के बाद डेस्क में जमा होते मैंने लिए और मैंने क्योंकि मुझे पता था मेरे पापा घर पे प्रोग्राम चल रहा था, अभी बिजी है। मैंने मेरे भाइयों को फ़ोन किया, मैसेज किया। मैंने कहा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, रिजल्ट की चिंता ही नहीं करनी। उसके बाद से मैं फुल कॉन्फिडेंट था कि मेरा लिस्ट में इस बार नाम पक्का है। रैंक जो भी मिलेगी, सर्विस जो भी मिलेगी, लेकिन अभी मुझे पूरे भारत में 448वीं रैंक मिली है। ये आईएएस का एग्ज़ाम दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है और इसमें भी हिंदी मीडियम से मैंने पूरा एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से क्वालिफाई किया और वो भी पूरा सेल्फ स्टडी से। मेरा अंतिम सवाल कि हर किसी के मन में ये सवाल रहता है जो तैयारी करते हैं यूपीएससी की, मान लो, भले कोई भी कंपटीशन तैयारी की मानो, उनके मन में ये सवाल रहता है कि क्या, मतलब जब पढ़ाई करते हैं तो फ़ोन यूज़ करते हैं, किस तरीके से शेड्यूल रहता है, मतलब जो फ़ोन यूज़ कर सकते हैं पढ़ाई करते समय? देखो, पढ़ाई और फ़ोन मैं तो अपने इनको दुश्मन मानता हूँ। जब ज़रूरत है तब आप यूट्यूब से क्लास देखी, फ़ोन को फ्लाइट मोड में ठोको, रूम पे डाल दो। मेरा शेड्यूल ये होता था, सुबह उठा, अलार्म बजी है, उसके बाद जब लाइब्रेरी जा रहा हूँ तो फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाल के बिस्तरों के नीचे डाल के चला जाता था। वापस 12 बजे आता था, फ़ोन खोला, 1 घंटा तक खाना खाया और वो सब प्रोसेस हुआ, तब तक मेरा फ़ोन चालू है। वापस फ़ोन फ्लाइट मोड में किया, रूम पे डाला, मैं चला गया लाइब्रेरी। वापस ऐसा ही पूरा शेड्यूल रहता। जब मुझे पता होता कि आज मुझे क्लास देखनी है लाइब्रेरी में तो मैं फ़ोन साथ में ले जाता, या कभी फ़ोन साथ में ले जाता कि मुझे अर्जेंट ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं फ्लाइट मोड में डाल के मेरे बैग में डाल देता या मेरे जेब में डाल देता। सोशल मीडिया और नेट एनी टाइम चालू रखना। व्हाट्सएप का कोई तुरंत मैसेज आया, तुरंत आप उसको देखने जा रहे हो, भाग रहे हो। कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा, लाइब्रेरी में फ़ोन चालू पड़ा, नेट चालू पड़ा है, पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आया, तुरंत फ़ोन में लग गए। तो वो एक भटकाव है। तो फ़ोन से जितनी दूरी, फ़ोन जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करोगे तो बेटर रिजल्ट देगा, नहीं तो फ़ोन आपको बिल्कुल बर्बाद भी कर सकता है और हम ऐसे युवा में देखते भी हैं। बिल्कुल, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा मैसेज यही है कि मोबाइल फ़ोन को रिस्ट्रिक्टेड यूज़ करो और ख़ुद को इतना सक्षम बनाओ कि दुनिया फिर आपको सुने। तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। अभी आदरणीय चेयरमैन साहब नवल जी किशोर ने भी वो अपना स्ट्रगल बताया कि उन्होंने कैसे कैसे, तो हर कोई भी फील्ड हो, स्ट्रगल हर एक फील्ड में है, तो वो संघर्ष करना पड़ेगा। अब आज आपके साथ कोई नहीं है तो कल आपका सिलेक्शन अगर आपके साथ होगा, और अपना लक्ष्य ऐसा निर्धारित करो जो आपकी पहुंच में हो। ऐसा भी ना हो कि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है
फिर आप लक्ष्य बड़ा लगोगे तो फिर उसको करने में भी दिक्कत आएगी, और फिर नहीं हुआ तो फिर आपके साथ वो दूसरा लक्ष्य आप हासिल करके बेहतर कर सकते थे। कोई ज़रूरी नहीं है सब लोग कलेक्टर, एसपी बने, आरएएस बने, जो फील्ड चुनो, टीचर का हो, कांस्टेबल का, पटवारी, आर्मी, जो भी हो, उसमें फुल डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे बस गांधी जी का कोटेशन हमेशा याद रखो, डू एंड डाई, करो या मरो, मुझे करना ही है, नहीं तो मेरा कुछ भी नहीं है। एक छोटा सवाल बाकी है कि आपने कहा बाल विवाह, आपकी 2018 में शादी होने जा रही थी और आपने भाषण में भी कहा था कि या अगर मेरी शादी हो जाती तो शायद मैं आज कलेक्टर नहीं होता जी, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरा मानना है कि समाज को जागरूक होना चाहिए। समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं जिनके बारे में अभी कुछ महीनों से प्रोग्राम भी चल रहे हैं, जगह जगह सम्मेलन हो रहे हैं। तो समाज में जैसे कुरीतियाँ, बाल विवाह है, मृत्यु भोज है, किसी भी हिंदू धर्म के किसी भी वेद ग्रंथ में, उपनिषद में, अरण्यक में कहीं नहीं लिखा है कि मृत्यु भोज करो, क्योंकि मृत्यु भोज को सक्षम आदमी कर सकता है, लेकिन जो गरीब है उसको फिर लोकल आज से करना पड़ता है, तो फिर वो कर्जे में डूब जाता है। ऐसे ही मेरा फैमिली की यात्रा रही। तो मृत्यु भोज है, बाल विवाह, ऐसी कुरीतियों से बचो। अगर आपको मृत्यु भोज के नाम पर पुण्य करना है तो आप किसी सरकारी स्कूल में जाइए, वहाँ पर पुण्य कीजिए, सरकारी हॉस्पिटल में कोई मशीन लगवा दीजिए, वहाँ पर अच्छा काम होगा, मरीजों की हेल्प मिलेगी। तो ऐसे काम कर सकते हो। समाज में जो कुरीतियाँ हैं और जाति के आधार पर जो समाज बंटा हुआ है, मैं तो इसको बहुत कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ कि सब मनुष्य एक है। ये ना देखे कि ये किस जात का है। आज मुझे जो अथॉरिटी मिलेगी, सरकार देगी, वो मुझे हर धर्म के, हर जाति के बच्चे को देगी, मुझे उनको सर्व करना है। तो ये जो कुरीतियाँ हैं कुछ, जिनको मैं चाहूँगा कि हर युवा अपने घर से शुरुआत करे। जैसे जिस तरह मैंने बाल विवाह के विरोध की शुरुआत की, मुझे आईएएस के इंटरव्यू में ये सवाल पूछा था कि बेटा आपकी ज़िंदगी का सबसे टफ डिसीजन क्या था। मैंने कहा सर, समाज, परिवार, सबके प्रेशर के बावजूद एक बाल विवाह, मेरे खुद के बाल विवाह के खिलाफ मैं लड़ा, वो मेरा ज़िंदगी का सबसे टफ डिसीजन था। तो आईएएस के इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि बेटा बहुत अच्छा काम किया। फिर मुझे उन्होंने मजाक में पूछा कि बेटा अभी तो कुंवारे हो गया। मैंने कहा हाँ सर, मैं अभी तो कुंवारा ही हूँ। तो वो बहुत अच्छा मैसेज होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों, मेरे अंदर पोटेंशियल था और उसका मैंने यूज़ किया था, आज मैं आपके सामने हूँ। अगर वो पोटेंशियल मेरा 2018 में ख़त्म हो जाता तो मेरा आज कुछ भी नहीं होता। तो बच्चों में पोटेंशियल है, बच्चों पे भरोसा करें, सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्टेड यूज़ करें, और यही बेहतर संदेश होगा। पर्सनल सवाल कि अब सफलता हासिल की है, अब कब कर रहे हो शादी? शादी अभी 3-4-2 साल ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जैसी सर्विस है उसके अकॉर्डिंग आगे को डिस्टर्ब, मेरे सीनियर है, मेरे दोस्त है, फैमिली है, सबसे कंसल्ट करके उसके बाद ही निर्णय लूँगा। रिश्ते भी खूब आ रहे होंगे अब तो? नहीं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, और ये निजी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। बिल्कुल, सवाल खूब सारे हैं कि यहाँ बैठे रहे तो भले घंटा बैठे रहे। सुखराम जी जिन्होंने बताया अपना परिश्रम किस तरीके से इन्होंने जो सफलता हासिल की, एक छोटे से गांव से निकले और आज पूरे भारत का है जो किस तरीके से उन्होंने जो यूपीएससी क्रैक की और नेतृत्व करेंगे। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, धन्यवाद।